आगे बढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, उसका नाम है कॉन्स्ट्रेंट्स। माई सिक्वल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो कॉन्स्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या कहता है। ये मान लीजिए कोई भी टेबल है आपके पास, और इस टेबल में किसी कॉलम के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो वैल्यू इंसर्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आपका चेक करेगा। अगर वो रूल्स आपके फॉलो हो रहे हैं तो वैल्यू इंसर्ट अपडेट डिलीट करेगा। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो फिर एरर दे देगा, अपडेट नहीं करेगा, इंसर्ट नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा। तो constraints provides facility to check certain rules before executing insert, update or delete commands. If rules fail, command is terminated by raising error. MySQL constraint का एक अच्छा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। जैसे हम लोग जो टेबल बना के चल रहे हैं, अगर मैं उसी टेबल में एग्जांपल की बात करूं, तो अब क्या चाहते हो? सर हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 0 से 100 की रेंज में आ सकते हैं। किसी के मार्क्स एवरेज के 100 से ज्यादा नहीं आ सकते, और किसी के 0 से कम नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम देखें तो हमने डेटा टाइप यहाँ पर डेसिमल या फ्लोट बना रखा है। तो अगर मैं इंसर्ट करते समय किसी के मार्क्स, इंसर्ट कमांड यूज करते समय यहाँ पे लिख दूं 120, तो इंसर्ट हो ही जाएंगे। हमारे कॉलम को, या कॉलम का जो डेटा टाइप है फ्लोट, उसको क्या पता कि मार्क्स 120 नहीं हो सकते? उसको तो ये पता है फ्लोट वैल्यू है, और फ्लोट की जो रेंज होती है उसमें है। अब अगर मैं इसी तरह से इंसर्ट की जगह अपडेट कमांड चला दूं, अपडेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 50, तो सर सबके मार्क्स 50 50 बढ़ा दोगे तो सब 100 से बाहर हो जाएंगे। तो सर सबके मार्क्स 100 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? वो तो हो ही नहीं सकते। तो अब ये रूल कैसे एक्सपोज करोगे? या इसमें मान लो एक कॉलम और होता, और उसका नाम होता जेंडर। अब मैं चाहता हूं कि हर किसी का जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसके अलावा आप जेंडर की वैल्यू कुछ और इंसर्ट करें तो एरर आ जाए कि ये जेंडर पॉसिबल नहीं है। या तो मेल जेंडर इंसर्ट होगा या फिर फीमेल जेंडर इंसर्ट होगा। अब जो हम जेंडर नाम से कॉलम बनाएंगे, तो माई सिक्वल को थोड़ी पता है कि जेंडर माने क्या होता है और उसकी वैल्यू मेल और फीमेल होती है। बस ये तो हम जानते हैं ना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अब ये कैसे आप कंट्रोल करोगे? इसी तरह से रोल नंबर, अगर मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दूं जिसका रोल नंबर 1 हो, तो ये होना चाहिए कि नहीं? ये तो आप चाहते हो ना। माइस को थोड़ी पता रोल नंबर यूनिक होता है। उसको तो सिंपल करेक्टर है, किसी भी कॉलम में इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपने माई सिक्वल को ये कब कहा कि डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए? अभी मैं इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट हो जाएगी। देखो, अभी आपके सामने इंसर्ट करके दिखाता हूँ, और जो जो मैंने बोला सब हो जाएगा अभी। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, स्टूडेंट्स, वैल्यूज, रोल नंबर कर दिया मान लो फिर से 1, नेम मैंने ए कर दिया ताकि मुझे हटाने में आसानी होगी। उसके बाद एवरेज मार्क्स मान लो मैंने कर दिए 111.1, और कोर्स मान लो डीए कर दिया। ऑल इज वेल। देखो कोई दिक्कत नहीं हुई। सर ये तो नहीं होना चाहिए। तो इसी को तो हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का काम क्या है? बिफोर एग्जीक्यूटिंग इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, अगर आप कुछ रूल्स चेक कराना चाहते हैं तो आप चेक करा सकते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं
तभी इंसर्ट अपडेट डिलीट कमांड चलेंगी, नहीं तो वो कमांड चलेंगी ही नहीं। जैसे अगर मैंने इसमें रूल लगा दिया होता कि रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होता है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर रोल नंबर वो लाऊंगा जो ऑलरेडी इंसर्टेड है, एरर आ जाती, इंसर्ट कमांड फेल हो जाती, चलती ही नहीं। और अभी मैं यहाँ पर रूल लगा देता कि एवरेज मार्क्स 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये एरर आ जाती, भले ही रोल नंबर 10 ही क्यों ना होता। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कॉन्स्ट्रेंट्स का चैप्टर पढ़ना होगा, ताकि डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। ठीक है। तो अब यहाँ पे फिलहाल इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको डिलीट पढ़ा ही चुका हूँ। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब मैं रोल नंबर 1 करूंगा तो दोनों गायब हो जाएंगे, ये भी और ये भी, तो मुझे दोनों नहीं करने हैं। मैं बस एक कर देता हूँ नेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेम मैंने इसलिए ऐसा दिया था। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इक्वल टू डबल ए। अभी आपका ठीक ठाक सही हो गई। ठीक है। अब इसको अगर मैं दोबारा पढूं, तो constraints प्रोवाइड फैसिलिटी टू चेक सर्टेन रूल्स। वो रूल्स डुप्लीकेसी का हो सकता है, जेंडर वाला हो सकता है, मार्क्स का हो सकता है, बिफोर एग्जीक्यूटिंग इंसर्ट अपडेट और डिलीट कमांड। इफ रूल्स फेल, कमांड इज टर्मिनेटेड बाय रेजिंग एरर। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास माई एसक्यूएल में 6 तरह के क्या होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट, प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट, कंपोजिट की कॉन्स्ट्रेंट, फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट एंड चेक कॉन्स्ट्रेंट। एक एक करके इन कॉन्स्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सर रोल नंबर कॉलम पे आप कोई ऐसा कॉन्स्ट्रेंट लगा दीजिए जो सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही अलाउ करे। अगर कोई वैल्यू पहले से इंसर्ट हो चुकी है रोल नंबर कॉलम में, तो सेम वैल्यू दोबारा इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो कांस्टेंट यूनिक कांस्टेंट कहलाता है। तो यूनिक कांस्टेंट का नाम ही है यूनिक, उसके अंदर यूनिक वैल्यूज आपकी आएंगी। कोई भी वैल्यू जो ऑलरेडी इंसर्टेड है, अगर दोबारा से आएगी तो वो कमांड फेल हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये काम करें कैसे। तो किसी भी कॉलम पे यूनिक की कांस्टेंट दो तरह से लगाया जा सकता है। पहला, अभी आपके पास टेबल नहीं है, आप टेबल अभी बनाओगे, और बनाते समय ही आपको पता है कि मुझे तो इस कॉलम पर यूनिक कांस्टेंट लगाना है, क्योंकि मैं इसमें कभी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहता हूं। अब वो टाइम तुम्हारा निकल गया, टेबल तुमने पहले ही बना रखी है। दूसरा, आपको अचानक से याद आया, टेबल बन गई, उसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, फिर आपको याद आया कि ये चीज तो मैं भूल गया था, और मुझे इस कॉलम पर ये कांस्टेंट लगाना चाहिए। वो तो हमारा लक अच्छा है कि अभी तक इतना कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि सर बीच रास्ते में अगर टेबल पे कांस्टेंट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो मैं दोनों तरह से आपको पढ़ा देता हूँ। तो पहले, जो हमारी टेबल है ये तो बन चुकी है, अब मुझे टेबल में क्या करना है, टेबल के स्कीमा में चेंज करना है। तो जब भी टेबल के स्कीमा में चेंज करते हैं तो ऑल्टर
कमांड का यूज करते हैं। तो ऑल्टर कमांड का यूज करके हम कांस्टेंट को ऐड या ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि आपने कांस्टेंट पहले लगा दिया टेबल बनाते समय, बाद में आपको लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब तो कांस्टेंट को हटा भी सकते हो, कांस्टेंट को लगा भी सकते हो, कांस्टेंट को हटा भी सकते हो। तो अब ऑल्टर, तो पहले हम क्या सीख रहे हैं, टेबल बनी हुई है, बनी हुई टेबल पर यूनिक की कांस्टेंट कैसे लगाया जाता है वो सीख रहे हैं। तो लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, जिस टेबल पे आप अपना यूनिक कांस्टेंट लगाना चाहते हो। तो हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स स्पेस, उसके बाद फिर लिखेंगे ऐड कांस्टेंट्स, ऐड कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का कोई एक आइडेंटिफायर दीजिए। कांस्टेंट का आइडेंटिफायर का मतलब है कि मान लो आपकी टेबल में आपने कई सारे कांस्टेंट लगा दिए, एक रोल नंबर कॉलम पे लगा दिया। सोच कर देखो, मेरे पास एक कॉलम और है आधार, तो ऐसा भी कर सकते थे कि आधार कॉलम पर भी तो आप यही चाहोगे कि यूनिक वैल्यूज आए। क्या ऐसा हो सकता है दो स्टूडेंट का आधार सेम हो जाए? ये भी नहीं हो सकता। तो सर, मुझे इस पे भी यूनिक की कांस्टेंट चाहिए और इस पे भी चाहिए। तो आप पहचान कैसे करोगे कि कौन सा यूनिक कांस्टेंट किस पे लगा हुआ है? तो इस तरह से जब आप कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं तो उस कांस्टेंट का एक आइडेंटिफायर भी बनाते हैं, मतलब उसका एक कोई नाम रख लेते हैं अपने मन से जो आपका मन करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐड कांस्टेंट के बाद कांस्टेंट का नेम, जो भी आप नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। मान लें इसका नाम दे दिया रोल अंडरस्कोर यूके, याद रहेगा कि रोल नंबर पे यूनिक की लगाई है मैंने। तो ये मेरे कांस्टेंट का नाम हो गया। अच्छा, अब जरा अब तक जो मैंने लिखा है इसको देखकर ये बताइए कि कांस्टेंट 6 तरह के होते हैं। क्या इन 6 में अभी तक मैंने कहीं पर ये बताया कि मैं कौन सा कांस्टेंट लगाना चाहता हूं और किस कॉलम पर लगाना चाहता हूं? ये कांस्टेंट का आइडेंटिफायर है। इसका नाम आप ए रख लो, बी रख लो, सी रख लो, कुछ भी रख लो। तो अब आगे क्या लिखोगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, उसके बाद आता है कांस्टेंट का टाइप। 6 जो बताए थे उनमें से कौन सा लगाना चाहते हो, कांस्टेंट का टाइप। अब लिखें यहां पर यूनिक। तो ये एक्चुअल में क्या है, आपका कांस्टेंट का टाइप हो गया। ठीक है, अब इस कांस्टेंट के टाइप में ब्रैकेट लगाकर बताओगे उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पर यूनिक कांस्टेंट लगाना चाहते हो, रोल नंबर। अब ये पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज नेम ऑफ कांस्टेंट, जो आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। दिस इज टाइप ऑफ कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट आप देना चाहते हैं जिसका नाम आपने ये रखा है। और ये कॉलम हो गया जिस कॉलम पर ये कांस्टेंट आप अपना लगाना चाह रहे हो। ठीक है, अब एंटर करेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं तो भी चलेगा। अगर आप किसी कांस्टेंट का आइडेंटिफायर नहीं देते हैं, कांस्टेंट का नाम नहीं देते हैं, तो माई एसक्यूएल की तरफ से उसका एक नाम रख दिया जाता है। अब वो क्या रखा गया वो हमें फिर अलग से देखना पड़ेगा कि क्या रखा गया। तो बेटर है, अच्छी प्रैक्टिस यही है कि कांस्टेंट का नाम आपको खुद देना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट अ सिंटैक्स एरर कि अगर आप कांस्टेंट का नाम नहीं देते हैं तो।
ठीक है। अब अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है कि आप किसी टेबल के जिस कॉलम पर जो कांस्टेंट लगाने जा रहे हो, मेक श्योर वो कांस्टेंट पहले से ब्रेक नहीं हो रहा हो। मतलब अगर इस कॉलम में पहले से कोई डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी होती तो कांस्टेंट ऐड नहीं होता। ठीक है। चलो, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल। एंटर कर देंगे और आपका ये कांस्टेंट ऐड हो गया। अब इस कांस्टेंट को ऐड होने के बाद अगर हम अब इंसर्ट करें ऐसे रोल नंबर को जो हमारा पहले से इंसर्टेड है, रोल नंबर 1, अभी मना कर देगा। बोलेगा रोल नंबर 1 तो पहले ही आ चुका है, यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड, ये कमांड फेल हो जाएगी। ये देखो, कह रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1, ऑलरेडी हमारा ये आ चुका है। और कौन सा कांस्टेंट की वजह से ये एरर आई है? स्टूडेंट टेबल पर एक कांस्टेंट लगा है जिसका नाम है रोल अंडरस्कोर यूके। इसका मतलब जब कोई एरर आएगी तो एरर में कांस्ट्रेंट का नाम ही बताते हैं कि इस नाम का जो कांस्ट्रेंट है इसकी वजह से ये एरर आ रही है। ठीक है। चलो, तो अब यूनिक की कांस्ट्रेंट टेबल ऑल्टर करते समय कैसे लगाया जाएगा ये हमारी समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट ये है कि चलो सर, ये तो टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, अपडेट स्टूडेंट्स सेट रोल नंबर इक्वल टू 1 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2। क्या चाहते हो? जिसका रोल नंबर 2 है उसका रोल नंबर क्या करना चाहते हैं हम? 1। हो तो जाएगा, लेकिन ये देख लेना कि पहले से रोल नंबर 1 ना हो किसी का। सर वो तो है पहले से, इसका रोल नंबर 2 का 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो जो हमारा यूनिक की कंस्ट्रेंट है फिर से ब्रेक हो जाएगा। एरर, डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी, ये नहीं चल सकता। ना इंसर्ट कमांड चली आपकी, ना अपडेट चली। तो ये लिखा है बिफोर एग्जीक्यूटिंग इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट कमांड। तो डिलीट का स्पेसिफिक केस है, बट इंसर्ट अपडेट मैंने आपको दिखा दिया कि ना इंसर्ट कमांड चल रही है ना अपडेट चल रही है, क्योंकि आपका रूल फेल हो रहा है। कौन सा रूल फेल हो रहा है? यूनिक कांस्टेंट वाला जो आपने अभी लगाया हुआ है। ठीक है। अब बात आती है कि सर मान लीजिए हमने क्या करा, टेबल बना रहे थे, उसी समय याद आ गया कि हम यूनिक की कांस्टेंट लगाएंगे। तो उसी समय कैसे लगाया जा सकता है यूनिक की कांस्टेंट? हमने कहा देखो कैसे लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे क्रिएट टेबल। तो अब हमें जिस समय टेबल बनाई जाती है उस समय अगर यूनिक कांस्टेंट किसी कॉलम पर लगाए ना हो तो कैसे लगाते हैं उसका सिंटैक्स। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मान लो मैंने दे दिया यूनिक अंडरस्कोर डेमो नाम से। स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर लो। ठीक है। अब इसमें मैंने C1 नाम से कॉलम बनाया। अब कॉलम के बाद लिखेंगे डेटा टाइप, मान लो सिंप्लिसिटी के लिए इंटीजर मैंने कर दिया। उसके बाद कॉमा लगाया, C2, ये भी इंटीजर कर दिया। अब हमने कहा सर बस दो ही कॉलम बना दो, अब इनमें से C1 पे लगा दो यूनिक की कांस्ट्रेंट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कांस्ट्रेंट, यानी कि सारे कॉलम बना लिए टेबल बनाते समय, फिर सारे कॉलम के बाद कॉमा लगा के लिखेंगे कांस्ट्रेंट, कांस्ट्रेंट का नाम।
कांस्टेंट हम बनाना चाहते हैं C1 पर C1_UK, मतलब अपने लिए मैंने एक पहचान दे दी कि मैं C1 कॉलम पर यूनिक कांस्टेंट लगा रहा हूँ। उसके बाद कौन सा कांस्टेंट लगा रहे हो? यूनिक कांस्टेंट लगा रहे हो, तो यहाँ लिख दिया यूनिक कांस्टेंट लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हो? C1 पे लगा रहे हैं। उसके बाद अब टेबल को क्लोज कर दो। तो टेबल अगर आप क्रिएट करते समय किसी कॉलम पर यूनिक कांस्टेंट लगाते हैं तो इस सिंटेक्स का यूज करके लगा सकते हैं। तो अब यूनिक कांस्टेंट हमें ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में बीच में लगाना है ऑल्टर से, वो आ गया। टेबल क्रिएट करते समय मुझे याद है कि क्या लगाना है, वो मुझे कैसे लगाना है वो भी आ गया। अब अगला पॉइंट, अगर हम किसी भी टेबल के अंदर से किसी भी कंस्ट्रेंट को हटाना चाहते हो तो कैसे हटाएंगे? मान लो अभी मैं इसमें इंसर्ट करूं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है यूनिक अंडरस्कोर डेमो वैल्यूज। पहली रो में वैल्यू डाल दी मैंने, मान लो 1 2। दूसरी रो में वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पर, मान लो 1 2। ठीक है। अगर मैं इस तरह से वैल्यूज डालूंगा तो ये दो C1 कॉलम है, इसमें एरर आएगी, बोले दोनों बार 1 1 नहीं आ सकती, डुप्लीकेट एंट्री हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? हमारा यूनिक की कांस्टेंट लगा हुआ है। अब अगर मैं ऐसे करूंगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं फिर से इंसर्ट करूं और रोल नंबर की सॉरी C1 कॉलम में 1 और 2 के अलावा कोई वैल्यू आएगी तो इंसर्ट हो जाएगी, 1 और 2 में से कोई होगी तो हमारी नहीं होगी। अब मैंने कहा नहीं सर, मैंने गलत लगा दिया, मैंने C1 पे लगाना नहीं था, हटा दो इसे अब, मुझे जरूरत नहीं है कंस्ट्रेंट की। अब कैसे हटाओगे? ऑल्टर कमांड ओनली ऑप्शन। तो कंस्ट्रेंट को हटाने का एक ही तरीका है, ऑल्टर कमांड। या तो टेबल बनाते समय लगाओ ही मत, तो हट गया अपने आप, जब लगाया ही नहीं। और जब लगाया हुआ है हटाना है तो एक ही तरीका है, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम यूनिक अंडरस्कोर डेमो। अब जब ऑल्टर कमांड से हम कांस्टेंट को ऐड करते थे तो लिखते थे ऐड कांस्टेंट, और जब ऑल्टर टेबल से कांस्टेंट को हटाएंगे तो लिखेंगे ड्रॉप कांस्टेंट। अब उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे कांस्टेंट का आइडेंटिफायर। आपको इस बात से मतलब ही नहीं है कांस्टेंट यूनिक है, नॉट नल है या क्या है, इस बात से मतलब ही नहीं है। सीधा क्या करोगे? अब आप यहाँ पे कांस्टेंट का नाम लिखोगे। क्या नाम है मेरे कांस्टेंट का जो मैंने लिखा है? C1_UK। तो ये वो पॉइंट है जहां पे कांस्टेंट का नाम रोल प्ले कर रहा है। अगर आपने कांस्टेंट का नाम नहीं दिया होता तो फिर आप ड्रॉप करते समय थोड़ी सी माथापच्ची करते। और बताओ, तो दो दो बार क्यों लगा रहे हो? हाँ, नहीं तो टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी ना फिर। टेबल ही कहाँ बनी? अब ये टेबल ये बन रही है, अब ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब कर लो सही जो करना है।
और ये ब्रैकेट बंद नहीं करोगे ये वाला, ये तो कॉलम का ब्रैकेट बंद हो गया। हाँ ठीक है। तो अब C1 कॉलम से जो कांस्टेंट था वो हट गया। चेक करने के लिए इंसर्ट करके देख लेते हैं, इंसर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेसी जाने दो। C1 में डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से यूनिक कांस्टेंट को ऑल्टर से भी लगाना आ गया, यूनिक कांस्टेंट को हमें क्रिएट से लगाना आ गया, और यूनिक कांस्टेंट को हमें ड्रॉप करना भी आ गया। ठीक है, चलो। तो अब अगला पॉइंट क्या है उसको समझते हैं। और जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरव्यू के अंदर ये बहुत पूछा जाता है, अक्सर जानते हुए भी आप इसका आंसर गलत देकर आते हैं। हमारा रोल नंबर पर यूनिक की कांस्टेंट लगा हुआ है, इसका मतलब रोल नंबर पर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। अब मैं क्या करता हूं, इंसर्ट करता हूं नल वैल्यूज। ठीक है, तो आ गई नल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिक कांस्टेंट में नल वैल्यू आ जाती हैं। अब क्वेश्चन जो बनता है वो ये, मैं एक और इंसर्ट करूंगा और उसमें भी नल वैल्यू लेकर आऊंगा। अब बताओ, क्या ये इंसर्ट होगा रिकॉर्ड या नहीं? तो आंसर इज यस, हो जाएगा। 10 में से 8 लोग ये कहते हैं नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूनिक कांस्टेंट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती। नल का डुप्लीकेसी से कोई मतलब नहीं होता, तो यानी कि नल को डुप्लीकेसी से क्या मिला हुआ है, राहत मिली हुई है ना? तो अगर ये एंटर करेंगे तो ये चलेगा। इंटरव्यू में ऐसे पूछा जा सकता है कि यूनिक कांस्टेंट में ऐसा क्या है डुप्लीकेट अलाउड है, आप बोलेंगे नल वैल्यूज। तो नल वैल्यूज पर डुप्लीकेसी वाला रूल नहीं चलता। ठीक है, अब थोड़ा सा रिलास्टिक होकर समझने की कोशिश करें, तो क्या ऐसा हो सकता है किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर ही नहीं पता है? चलो उसके मार्क्स नहीं पता क्योंकि उसकी कॉपी खो गई होगी, मिसप्लेस हो गई होगी। चलो उसका आधार अपडेट नहीं है, उसका ईमेल अपडेट नहीं है, उसका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है उसका रोल नंबर ही अपडेट नहीं है? अगर उसका रोल नंबर ही नहीं तो आ कैसे गया वो? तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर हम रिलास्टिक होकर बात करें तो शायद रोल नंबर हमारा नल होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम बस इस पॉइंट को सीख रहे हैं कि नल वैल्यूज हमारा यूनिक कांस्टेंट को बाईपास करती है। ठीक है, चलो, तो ये कहानी हो गई हमारे नल कांस्टेंट, सॉरी यूनिक कांस्टेंट के। इट अलाउज only unique values to be inserted in a column. इट कैन बी अप्लाइड टू मल्टीपल कॉलम, जैसे मैंने रोल नंबर, आधार, पैन, ईमेल, सब पर आप यूनिक अपना लगा सकते हो। ठीक है, सिंटैक्स क्रिएट के साथ ये रहा, ऑल्टर कमांड के साथ ये रहा, और इसको ड्रॉप करना है तो ये सिंटैक्स हमारा हो जाता है। नोट करके ये बात मैं लिखना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर आप गलत करके आ जाएंगे इंटरव्यू में। ये लिख लीजिए, यूनिक कांस्टेंट की कहानी।
बताओ। क्या करना है? कंट्रोल C। हो गया इसको इंस्टॉल? नहीं? नहीं है? फिर- आपका इंस्टॉल है माई सिक्वल? चल रहा है यहाँ तक का? हाँ, उसी में कर सकते हैं। है जी। आइडेंटिफायर का नेम कैसे पता करेंगे? हाँ, बताते हैं अभी। ब्रैकेट में पहला कॉलम कॉमा दूसरा कॉलम ऐसे करके होते हैं सब। अगर एक साथ लिखोगे तो सबका नाम एक ही हो गया और सब चले जाएंगे फिर जब हटेगी तो। और चाहते हो सब अलग अलग रहें तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, फिर बार बार ऑल्टर करना पड़ेगा। अब मैंने एक बात बोली थी कि जब हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो कांस्टेंट का जो आइडेंटिफायर है वो देना ऑप्शनल है। आप नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली माई सीक्वल की तरफ से कुछ दे दिया जाता है। अब दो केसेस हो गए। पहला, मैंने अपना नाम दिया और 15 दिन बाद मैं भूल गया। भूल ही जाएंगे नाम, हम भूल ही जाते हैं सब, है ना। दूसरा, मैंने अपना नाम ही नहीं दिया, अब मुझे ड्रॉप करना है तो नाम की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप यूनिक कांस्टेंट को ड्रॉप करोगे तो उसका जो आइडेंटिफायर है, चाहे आपने दिया था या ऑटो जनरेटेड हुआ माई सीक्वल से, आपको पता करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए फिर कमांड होती है हमारी, शो क्रिएट टेबल, और उसके बाद टेबल का नाम। जिस टेबल के कांस्टेंट, जिस टेबल के कॉलम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं, उस टेबल का नाम हमने स्टूडेंट्स दे दिया। तो ये सिंटैक्स क्या करेगा? आपके स्टूडेंट टेबल की फुल समरी दिखा देगा। इस फुल समरी में आपको ये वाला पार्ट फोकस करना है। यहाँ पर आपका लिख कर आ गया यूनिक की, और ये उसका आइडेंटिफायर है। तो जब आप अपना नहीं देते तो अपने आप जो होता वो यहाँ पर लिखकर आपका आ जाता।
तो इस तरह से इस सिंटैक्स का यूज करके आप यहाँ पता कर सकते हैं कि आपके टेबल में जो कॉलम्स हैं उन कॉलम पर बिहाइंड द सीन क्या और अपनी तरफ से ऐड किया गया है। जैसे हर कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दी गई है, नल। ये आपको से पढ़ाया गया था कि जब मैं कोई वैल्यू इंसर्ट ना करूं तो डिफॉल्ट वैल्यू नल आती है। वो इसलिए आती क्योंकि हर कॉलम के साथ लिख दी गई है कि भाई इसमें ये आएगी, इसमें ये आएगी, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। यहां से देखो, सारे जब कॉलम के नाम खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद कॉमा लगाकर जितने कांस्ट्रेंट हैं उनकी डेफिनेशन आनी शुरू हो जाती है। यहां से पता कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और इस वाले क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करते हैं कि जब आप इसको चला रहे थे, कहाँ गया, तो आपने बोला कि रोल नंबर में हम नल भी नहीं लाना चाहते, ना डुप्लीकेट लाना चाहते हैं, ना नल को लाना चाहते हैं, दोनों ही वैल्यू हम नहीं लाना चाहते। तो अब अगर आप ये चाहते हो तो आप क्या करो, इस रोल नंबर कॉलम पे यूनिक कांस्टेंट के साथ साथ एक और कांस्टेंट होता है नॉट नल कांस्टेंट। उस नॉट नल कांस्टेंट को और ऐड कर दो। तो एक कॉलम पर एक से ज्यादा कांस्टेंट लगाए जा सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं इस कॉलम पर नॉट नल कांस्टेंट ऐड कर दिया जाए। नॉट नल कांस्टेंट ऐड करने से क्या होता है, जो हमने अभी देखा कि ऑटोमेटिकली हर कॉलम के लास्ट में लिखा था डिफॉल्ट नल, वो हट जाएगा। मतलब अब हमारा कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू उससे हटा ली जाएगी। अब इंसर्ट करने वाले की मजबूरी होगी कि उसे उस कॉलम में वैल्यू रखनी ही होगी। अब डिफॉल्ट वैल्यू नल उसमें नहीं आएगी। अब अगली प्रॉब्लम यही कि अगर मैं आपको सिखाता हूं कि रोल नंबर कॉलम पर कैसे मैं नॉट नल कांस्टेंट को ऐड करूं, तो ऑलरेडी आपकी दो नल वैल्यू आ चुकी हैं, वो ऐड ही नहीं होगा, तो पहले आपको ये हटाना पड़ेगा, तभी इसमें नॉट नल कांस्टेंट ऐड हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, रोल नंबर कॉलम से जो मैंने दो नल वैल्यूज इंसर्ट करी हैं ये रोज हटाता हूं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, रोल नंबर के बाद क्या लिखें, अ, और सोचो, है इज नल, इक्वल टू नल से ये नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, अब हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि रोल नंबर कॉलम पर नॉट नल कांस्टेंट को लगा पाएंगे। तो फिर से दो बातें, या तो टेबल बना रही हो उस समय याद है उस समय लगा लो, टेबल बन गई है बीच रास्ते में याद आया है तो ऑल्टर से लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। अब नॉट नल कांस्टेंट थोड़ा सा अलग है देन यूनिक कांस्टेंट। क्यों अलग है उसकी बात करते हैं। नॉट नल कांस्टेंट का कोई आइडेंटिफायर नहीं होता, आप इसका आइडेंटिफायर नहीं दे सकते। तो अगर हम किसी भी कांस्टेंट का आइडेंटिफायर नहीं दे सकते हैं तो उसको ऐड करने के लिए जो अभी मैंने कमांड सिखाई थी ऑल्टर वाली, वो कमांड यूज नहीं होगी। वो सिंटैक्स जो मैंने आपको सिखाया था ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नेम, वो सिर्फ उन कांस्टेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगी जिनका आप नाम दे सकते हैं, जिनका आइडेंटिफायर आप दे सकते हैं। नॉट नल कांस्टेंट का कोई आइडेंटिफायर नहीं होता है। तो इसका आंसर भी मिलेगा, फिर हटेगा कैसे, है ना। तो पहले देखते हैं लगेगा कैसे, क्योंकि इसको लगाने का सिंटैक्स भी अलग होगा। तो यहां लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स, मॉडिफाई, मॉडिफाई
कॉलम, कॉलम का नाम है रोल। डेटा टाइप इंटीजर, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर नॉट नल। नॉट नल दो अलग अलग कीवर्ड है, नॉट अलग है और नल आपका अलग है। ये दोनों अलग अलग आपके कीवर्ड हैं। अब इसमें कहीं भी हमें अपने नॉट नल कांस्टेंट का नाम नहीं देना है। अब अगर मैं नल वैल्यू इंसर्ट करता हूं रोल नंबर में, लिखकर आ गया कॉलम रोल कैन नॉट बी नल। अब उसमें नल वैल्यू भी अलाउड हमारी नहीं होंगी। तो इस तरह से नॉट नल कांस्टेंट आपका लगा दिया आपने। अब सर हटाओगे कैसे? नाम तो दिया नहीं था। सेम सिंटैक्स, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद कॉलम, कॉलम का नाम है रोल इंट, यानी कि जो नॉट नल आपने ऐड करा था उसको हटा दिया। तो अब ये कॉलम फिर मॉडिफाई हो गया और जो जैसा था वैसा ही हो गया। अब अगर मैं इसमें नल इंसर्ट करूंगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नॉट नल कांस्टेंट, इसको लिख लो। टेबल क्रिएट करते समय डेटा टाइप के साथ ही बता देते हैं, चल पहले लिख लो फिर करके दिखा दूंगा।
अब वो कंस्ट्रेंट जो आपका बिना नाम के हमारा टेबल में ऐड होते हैं, टेबल बनाते समय उनको आपको कॉलम डेफिनेशन के साथ लिखना होता है। क्या मतलब है इसका? अब देखो, अगर मैं टेबल बना रहा हूं, मान लो इसका नाम मैंने नॉट नल डेमो कर दिया, और C1 कॉलम इंटीजर टाइप का, और मुझे C1 पे नॉट नल लगाना है, तो कॉलम डेफिनेशन के साथ ही लगाओ, नॉट नल। तो इस तरह से जब किसी भी कॉलम की डेफिनेशन पे कांस्टेंट को लगाया जाता है, तो उसमें कांस्टेंट का आइडेंटिफायर देने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। कांस्टेंट आइडेंटिफायर देने का ऑप्शन तब है जब सारी कॉलम की डेफिनेशन हो गई, लास्ट में कॉमा लगा कर लिखोगे कांस्टेंट कीवर्ड, देन उसके बाद कांस्टेंट का नाम। अब उस वाली अप्रोच में नॉट नल यूज नहीं होता है। नॉट नल का एक ही तरीका है कि ऐसे ही लगा सकते हो, उस वाले तरीके से लगा भी नहीं सकते। ठीक है। यूनिक की कांस्टेंट आप ऐसे भी लगा सकते हो, और यूनिक की कांस्टेंट आप चाहो तो नाम दे के भी लगा सकते हो। मतलब जो मैंने अभी आपको यूनिक की पढ़ाया था, आप चाहो तो यहां से भी निपटा सकते हो शॉर्ट में, कि हो गया यूनिक कांस्टेंट। अब इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि लिखो लास्ट में कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, कांस्टेंट टाइप, फिर ब्रैकेट में, बस एक वर्ड लिख दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन यहां पर इस यूनिक कांस्टेंट का आइडेंटिफायर आप नहीं दे सकते। अब जो ऑटो जनरेटेड होगा, बस वही अपना इंतजार करो क्या निकल रहा है, और शो क्रिएट टेबल से देखकर पता चलेगा कि अब C1 कॉलम पर जो यूनिक कांस्टेंट लगाया था मैंने, उसका नाम क्या रखा गया है। जब हटाना होगा तो उस नाम का इस्तेमाल करोगे, जो आपको भी नहीं पता है। तो इस तरह से यूनिक कांस्टेंट दो तरह से लगाया जा सकता है: टेबल कि सारे कॉलम डेफिनेशन के बाद, और जब उस तरीके से लगाते हो तो उसमें आपको कांस्टेंट का नाम देना अलाउड है। दूसरा, कॉलम की डेफिनेशन के साथ, कॉलम की डेफिनेशन साथ लगाओगे तो नाम देना अलाउड नहीं होता है। नॉट नल मेरी मजबूरी है कि मुझे ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ये कॉलम की डेफिनेशन के बाद वाला जो स्टाइल था, उस तरीके से लगाया भी नहीं जा सकता। चलो ठीक है, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं। अब इसी तरह से C2 कॉलम बना दिया, जिसको मैंने ऐसे रख दिया। चलो, अब आप C1 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट नल नहीं होगी। इंसर्ट इनटू नॉट नल वैल्यूज, नल वैल्यू इंसर्ट कर दी, पहले में, दूसरे में, दोनों में। तो दूसरे में तो सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले वाले में एरर आएगी। क्या नाम था टेबल का? नॉट नल अंडरस्कोर डेमो। C1 कैन नॉट बी नल। C2 को नहीं कह रहा है, C1 को कह रहा है। तो इस तरह से आप जब कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो इस तरह से लगा सकते हैं। तो एक बार पहले सारे कांस्टेंट में पढ़ा देता हूँ, फिर मैं इनका डिवीजन कर दूंगा कि कौन कौन से कांस्टेंट ऐसे हैं जिनका नाम नहीं दे सकते, और कौन कौन से ऐसे हैं जिनका दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। तो पहले पूरे पढ़ लेते हैं, छः के छः। अब बैक टू स्टूडेंट टेबल। अब सर, इसमें अगर मैं अपना नल कांस्टेंट लगाना चाहूं, तो पहले तो ये हटाना पड़ेगा, तभी नल कांस्टेंट इसमें लग पाएगा। यूनिक ऑलरेडी लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले डिलीट कर दो, डिलीट फ्रॉम
स्टूडेंट्स, और उसके बाद वेयर रोल नंबर इज नल। ये लो। अब ऑलरेडी मैंने आपको स्टूडेंट टेबल पर कैसे ऐड करते हैं सिखा दिया था, और कैसे हटाते हैं ये भी सिखा दिया था। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सर इसके अंदर से आपने नॉट नल हटा दिया है, इसके अंदर से यूनिक की भी हटा दो। तो हमने कहा वो भी हटा देते हैं, चलो। इस पे जो यूनिक की लगा हुआ है वो भी हटा दो। एट कांस्टेंट की जगह ड्रॉप कांस्टेंट। अब इसके अंदर से आपने रोल नंबर पे यूनिक कांस्टेंट था वो भी हटा दिया, नॉट नल ऑलरेडी हटा दिया। एक और कांस्टेंट है जिसका नाम है प्राइमरी की कांस्टेंट। प्राइमरी की कांस्टेंट कह रहा है कि देखो, अगर आप एक ही कॉलम पर यूनिक और नॉट नल दोनों लगाना चाहते हो तो मैं उसका शॉर्टकट हूं, मुझे लगा दो, मैं अपने अंदर से जाके दोनों लगाकर आ जाता हूं। तो आपको अगर किसी एक कॉलम पर दोनों कांस्टेंट चाहिए तो ज्यादा मेहनत ना करके कम मेहनत करके भी इस काम को किया जा सकता है, और उस कम मेहनत का नाम होता है प्राइमरी की कांस्टेंट। तो प्राइमरी की कांस्टेंट किसी भी कॉलम पे लगा दिया तो दो फीचर आ गए। पहला, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। दूसरा, उसके अंदर नल वैल्यूज नहीं आएंगे। यही दो चीज मैंने अलग अलग करके दिखाई। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ यूनिक की चाहिए होगा, हमेशा प्राइमरी की सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहां पर आधार लगा दिया, आधार पर प्राइमरी की लगाना सही नहीं है। क्यों? ऐसे बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं इनका आधार कार्ड भी बना ही नहीं है, बन गया बट उन्होंने भी अपडेट नहीं कराया है। लेकिन आधार अगर आ गया तो फिर यूनिक तो होगा ही होगा। आधार नल हो सकता है लेकिन डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो यहाँ प्राइमरी की कैसे लगा सकते हो? यहाँ पर सिर्फ यूनिक की ही आपको ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे आधार में नल अलाउड है, चाहिए। किसी का आधार नहीं पता, कोई बात नहीं। अभी तक बैंकों में केवाईसी लोगों के हो ही रहे हैं, बिना आधार के खाते लोगों के बहुत चल रहे हैं अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जब बैंक वालों ने टेबल बनाई होगी आधार कॉलम के लिए तो उस पर उन्होंने यूनिक की कांस्टेंट लगाया होगा, प्राइमरी की नहीं लगा सकते होंगे। क्योंकि अगर लगाया होता तो सबके आधार देने ही पड़ते, तभी बैंक ऑपरेट हो पाता सबका, वरना होता ही नहीं, जबकि हो रहा है। चलो, तो समझ में आ गई कहानी है। अब फिर से वही तीन बातें कि अगर मैं किसी भी टेबल पर प्राइमरी की लगाना चाहता हूं तो कैसे लगाएं। हमने कहा प्राइमरी की या तो टेबल बन चुकी है तो ऑल्टर से लगाओगे, तो ये लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स। अब प्राइमरी की कहानी थोड़ी सी अलग है। प्राइमरी की के बारे में यह कहा जाता है कि आप इसका नाम नहीं दे सकते, प्राइमरी की का नाम आप नहीं दे सकते, आइडेंटिफायर जिसको हम कह रहे हैं वो आप नहीं दे सकते। तो फिर सर ये ड्रॉप कैसे होगी? हमने कहा वही जो ऑटो जनरेटेड है वही देखना पड़ेगा। ऑटो जनरेटेड में भी प्राइमरी की कॉलम का नाम जो होता है वही उसके आइडेंटिफायर का नाम रख दिया जाता है। जैसे आप प्राइमरी की लगाना चाहते हो रोल नंबर पे, तो रोल नाम से ही क्या बन जाएगा, प्राइमरी की का आइडेंटिफायर आपका बन जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइमरी की का एक रूल ये है कि एक टेबल पर एक ही लग सकती है, इसलिए अलग से नाम देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब सिंटैक्स में वेरिएशन है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड, सीधा लिख दो प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की, और किस कॉलम पे लगाना है उस कॉलम का नाम लिख दो, दैट्स इट। इस सिंटैक्स का यूज करके हम प्राइमरी की को ऐड कर सकते हैं।
प्राइमरी की लगते ही मेरे टेबल पे कॉलम रोल नंबर पे दोनों बातें इनेबल हो जाएंगी, यूनिक वाली और नॉट नल वाली। अब आप इसमें इंसर्ट करके देखना चाहो, स्टूडेंट टेबल में नहीं होगा। रोल नंबर कैन नॉट बी नल, क्योंकि आपने क्या लगा दिया, प्राइमरी की, और प्राइमरी की में नॉट नल आता है। आपने क्या करा, रोल नंबर वन दोबारा इंसर्ट करा, फिर एरर आएगी, डुप्लीकेट एंट्री। और ये एरर तो यूनिक वाले में आती थी, क्योंकि प्राइमरी की के अंदर यूनिक की हमारा होता है। तो इस तरह से अगर किसी कॉलम को प्राइमरी की आपने बना दिया, तो अब उस कॉलम में ना तो डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, ना ही नल वैल्यूज आ सकती हैं। अब प्राइमरी की रास्ते में ऐड करनी आ गई इस सिंटैक्स का यूज करके। अगर प्राइमरी को हटाना होगा तो हटाएंगे कैसे? तो प्राइमरी की को हटाने का सिंटैक्स होता है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप प्राइमरी की, डेट्स इट। तो सर ये नहीं बताओगे कि प्राइमरी की किस कॉलम से हटानी? मैंने कहा नहीं, क्योंकि प्राइमरी की एक ही कॉलम पे लगाई जा सकती है, जिस पे लगी होगी वहां से अपने आप हटा दी जाएगी, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ। इसलिए इसका आइडेंटिफायर नहीं होता है। ड्रॉप हो गए आइडेंटिफायर, नॉट नल में। हाँ, नॉट नल में नहीं होता है। अब सर बात आती है टेबल को क्रिएट करते समय, ये तो हो गया ड्रॉप करने का। अब बात आती है टेबल को क्रिएट करते समय कैसे। तो क्रिएट टेबल, पी के डेमो नाम से टेबल बना दी, C1 कॉलम बनाया, और यहाँ पर इंटीजर इसी समय लिख दो प्राइमरी की, क्योंकि आइडेंटिफायर तो दोगे नहीं आप, इसी समय लिख दो प्राइमरी की। एक और बनाया C2, हमने कहा चलो इसको भी लिख देते हैं प्राइमरी की। सर मान लो आपने ऐसे लिख दिया, और फिर जब ड्रॉप वाली बात आएगी तो कौन सा वाला ड्रॉप हो जाएगा? हमने कहा भाई लिख के तो देख लो, C3, ऐसे ही बना दिया। कह रहा मल्टीपल प्राइमरी की नहीं लगा सकते, प्राइमरी की एक टेबल पर एक ही हो सकती है। यूनिक कॉलम जितने चाहे उतने बनाओ, नॉट नल जितने चाहे उतने बनाओ, कॉम्बिनेशन जितने चाहे उतने बनाओ, लेकिन प्राइमरी की शॉर्टकट वाला तरीका एक ही कॉलम पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे, आप फंसने वाले हो, ध्यान से सुनना, और शायद थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो निकल भी जाओगे बाहर। C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम, C4, मुझे C1 पे भी यूनिक प्लस नॉट नल चाहिए, इस पे भी यूनिक प्लस नॉट नल चाहिए, इस पर भी यूनिक प्लस नॉट नल चाहिए, इस पे भी यूनिक प्लस नॉट नल चाहिए। लेकिन रूल है एसक्यूएल का कि प्राइमरी की तो आप एक पे ही लगा सकते हो। अब मान लो मैंने इस पे लगा दी, तो बाकी तीन को मैं कैसे यूनिक प्लस नॉट नल का कॉम्बिनेशन दूंगा? कॉम्बिनेशन दे सकते हो, यानी कि आपको यूनिक और नॉर्टनल कांस्टेंट दो लगाने पड़ेंगे, लग जाएगा। यूनिक और नॉर्टनल लगाने पड़ेंगे, लग जाएगा। तो यूनिक और नॉर्टनल का कॉम्बिनेशन मैन्युअली कितने भी कॉलम पे लगा सकते हो, लेकिन जो शॉर्टकट था कि दोनों लगाने हैं तो प्राइमरी की बना देते हैं, फिर ये चीज एक ही कॉलम पर अलाउड है, एक से ज्यादा पर एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से काम नहीं रुकेगा। भले ही प्राइमरी की एक ही कॉलम पर लगा सकते हो, लेकिन जो इसका फीचर है, वही फीचर अगर बाकी कॉलम पर देना है तो आप मैन्युअली दे सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं। चलो अब समझ में आ गया, अब सही कर देते हैं। अब मैं बस एक पे लगाऊंगा, बाकियों पे हटा देता हूँ। ये लो,
C2 का क्या रहेगा देना? डेटा टाइप देना रहेगा। इस तरह से प्राइमरी की कॉलम को आप अपना टेबल बनाते समय ऐड कर सकते हैं। It is like a combination of unique and not null constraints. It can be applied to a single column only. इसमें एक नोट करके क्या लिख सकते हैं? You may use combination of unique and not null to multiple columns. जो कॉम्बिनेशन है वो आप मल्टीपल पे लगा सकते हो, लेकिन जो प्राइमरी की है वो आप एक ही बार लगा सकते हो। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करें जिसमें यूनिक और नॉट नल, मतलब एक टेबल में प्राइमरी की भी हो और दूसरा कॉलम हो जिसमें यूनिक और नॉट नल हो, ऐसा वाला ना। अभी कर देता हूँ। जब ड्रॉप, चल पहले लिख लो फिर समझाते हैं।
जब आप यहां से इसको ड्रॉप कर रहे थे प्राइमरी की को, तो यहां पर भी एक ट्विस्ट रह जाता है। वो ट्विस्ट क्या है पहले देख लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत रह गया लिख लेना। मैंने जो टेबल बनाई अपनी स्टूडेंट वाली, मैंने क्या करा, इसके अंदर प्राइमरी की लगाई और प्राइमरी की को मैंने ड्रॉप कर दिया। अब प्राइमरी की ड्रॉप करने का मतलब है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू तो आ सकती है। ठीक है, अगर मैं इसमें इंसर्ट करूं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, रोल नंबर 1, नेम ए कर दिया, मार्क्स कुछ भी कर दिया, और ये कोर्स कर दिया, तो ये तो आ जाएगी क्योंकि ड्रॉप हो चुकी है प्राइमरी की आपकी। देखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी नल वैल्यू इंसर्ट मैं करूंगा तो नल वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, क्योंकि जब आप प्राइमरी की को ड्रॉप करते हैं यूजिंग दिस सिंटैक्स जो आपने यहां पर अभी यूज करा था, इस सिंटैक्स से प्राइमरी की कंप्लीटली ड्रॉप नहीं होती है। सिर्फ उसका यूनिक की वाला पार्ट हटा दिया जाता है, जो उसका नॉट नल वाला पार्ट था वो अभी भी लगा रह जाता है। और नॉट नल वाले पार्ट को आपको उसी सिंटैक्स से हटाना पड़ेगा अलग से, जो आप नॉट नल कांस्टेंट जब पढ़ रहे थे उस समय आपने सीखा था, यानी कि ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, मॉडिफाई कॉलम रोल नंबर इंटीजर। अब इस पे से रोल नॉट नल भी हट जाएगा। अब आप नल इंसर्ट करना चाहोगे तो अब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो यही लिखा है कि जब आप प्राइमरी की को ड्रॉप करते हैं तो दो अल्ट्रा कमांड चलानी पड़ेंगी। पहली अल्ट्रा कमांड प्राइमरी की को ड्रॉप करती है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ ये हमारा यूनिक वाला फीचर हटाती है, और अभी भी आप इसके अंदर नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अलग से नॉट नल हटाने वाला जो सिंटैक्स था वो यहाँ पर लिखना पड़ जाता है। चलो, बाकी इनका एक क्वेश्चन था, पहले वो करके दिखाता हूँ। इनका क्वेश्चन था कि सर एक कोई ऐसी टेबल बनाइए जिसमें तीन कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम पर प्राइमरी की लगाएंगे और दूसरे तीसरे कॉलम पर कॉम्बिनेशन लगाएंगे। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कर देते हैं मिक्स डेमो, C1 कॉलम, C1 कॉलम इंटीजर प्राइमरी की, C2 इंटीजर यूनिक और साथ में नॉट नल। ऑर्डर कोई सा लिख लो, पहले नॉट नल कर दो फिर यूनिक कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। C3 इंटीजर यूनिक नॉट नल। चलो, तो इस टेबल में तीन कॉलम है और तीनों पे ही सेम फीचर है। एक पे शॉर्टकट वाला आ गया, बाकी दोनों पर मेहनत करनी पड़ी। अब तीनों में मैं इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम कर दिया मिक्स डेमो, वैल्यूज मान लो पहले इंसर्ट करा 1 1 1, उसके बाद मान लो मैं इंसर्ट करता हूं इसमें, पहले में तो 2 कर दिया, दूसरे में नल, तीसरे में 3 कर दिया, तो नहीं हो सकता सर। दूसरे कॉलम में नल नहीं आ सकता क्योंकि दूसरे कॉलम में आपने क्या लगा रखा है, नॉट नल। नॉट नल मैंने बदल के देखा, मैंने यहाँ पर फिर 1 कर दिया, तो दूसरे कॉलम में सर डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने यूनिक भी लगा रखा है। मिल रहा है फीचर, तो जिस तरह से C1 को फीचर मिल रहे हैं दोनों, उसी तरह से C2 C3 कम नहीं है किसी से। बस इतना है कि अब आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ गई है।
चलो, अब अगला यूज केस देखते हैं। अगला यूज केस ये है कि मान लो हमें कोई गवर्नमेंट का डेटा स्टोर करने को दिया गया, और गवर्नमेंट का डेटा क्या स्टोर करना है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम चला रखी हैं। तो एक तो हो गया स्कीम का नाम, दूसरा हो गया उस स्कीम में एप्लीकेंट कौन है, किसने उस स्कीम में अप्लाई किया हुआ है, एप्लीकेंट का नाम हो गया। और तीसरा हो गया उस बंदे का आधार, ताकि दोबारा ना जाए। अब मान लो स्कीम का नाम चल रहा है हाउसिंग स्कीम, सरकार की तरफ से हाउसिंग स्कीम निकली हुई है कि आप अगर अभी तक घर नहीं खरीद पाए हैं तो आप सरकार की योजना में घर खरीदेंगे। तो सरकार पैसा नहीं देगी आपको, सरकार जो आपका इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप लोन लोगे तो वो लोन में आपको हेल्प करेगी। पूरा लोन भी, पूरा इंटरेस्ट माफ नहीं होगा, लेकिन काफी पोर्शन सरकार आपका पे कर देगी इंटरेस्ट का। ये स्कीम चल रही है, ठीक है। और सबके लिए चल रही है, कौन से कास्ट के उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब मान लीजिए आप हाउसिंग स्कीम में आपने घर ले लिया और आपका नाम सोनू है। सरकार को बताना पड़ेगा आपका आधार नंबर क्या है। मान लो 111 मैंने ऐसे कोई आधार नंबर बना लिया अपना। अब आपने क्या करा, सरकार से इस स्कीम का फायदा ले लिया, बैंक से लोन लिया, और जो इंटरेस्ट बना सरकार ने पे कर दिया, आपको सस्ता पड़ गया। आपने क्या करा, उसे बेच दिया आगे, फिर दूसरा खरीदने आ गए, लाओ और दो, आप बिजनेस करने लगे। तो सरकार को पता चला, उन्हें पता है ही यही करेंगे लोग, तो उन्होंने रूल डाल दिया कि भाई एक बंदा अगर एक बार एक स्कीम का फायदा ले चुका है तो वो बंदा दोबारा उस स्कीम का फायदा नहीं ले सकता। नहीं तो आप बिजनेस शुरू कर दोगे इसी बात का, है ना। तो अब अगर यहाँ पर फिर से ये बंदा आ जाए ऐसे करके और अपना नाम बदल कर आए कि मेरा नाम ये है, लेकिन आधार नंबर से पकड़ा जाएगा और ये एरर आ जाएगी, आपकी एंट्री नहीं होगी सॉफ्टवेयर में कि भाई आप ऑलरेडी इस स्कीम का एडवांटेज ले चुके हैं। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, क्योंकि दूसरा बंदा है और उसका नाम भी सोनू है। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दूसरा बंदा है, इसकी पहचान कैसे करोगे, आधार बदलेगा। तो ये अलाउड, हमने कहा ये अलाउड है। एक दूसरा बंदा भी है, आपने अपने दोस्त को बताया, उसको अच्छा लगा, उसने कहा चलो मैं भी लेता हूँ घर। तो अब उसका नाम भी सोनू था, हो सकता है उसने भी हाउसिंग स्कीम में अपने अप्लाई कर दिया, लेकिन उसकी पहचान उसका आधार नंबर से हो गई। ठीक है। अब सरकार ने एक योजना और निकाली कि खाने पीने को नहीं मिल रहा है तो हमसे ले लो खाना पीना। अब स्कीम का नाम हो गया फूड स्कीम, जिसमें कुछ चावल आपको मिल रहे हैं, गेहूं मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं सरकार से। अब रूल यह है कि एक आदमी एक स्कीम में अगर आ चुका है तो दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन सरकार की जो दूसरी योजनाएं बन रही हैं उनमें तो आ सकता है। तो अब आधार जिसका बन था वो कह रहा है मुझे दे दो ये फायदा, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरी स्कीम है ये। अब मुझे इस टेबल को बनाने को कहा गया इसी कहानी के हिसाब से कि अगर एक बंदा एक स्कीम में आ गया है तो दोबारा से उसी स्कीम में नहीं आना चाहिए, लेकिन उसी स्कीम में दूसरे लोग आ सकते हैं। वही बंदा दूसरी स्कीम में आ सकता है। अब बताओ इसमें कांस्टेंट कैसे लगाओगे, किस कॉलम पर क्या कांस्टेंट लगाओगे, क्योंकि कॉलम के नाम मान लो तीन ही गिवन है। अगर आप प्लान कर रहे हो इस पे प्राइमरी की लगाने का, तो आप सोच लेना एक बार, फिर इसमें सारी वैल्यू कैसी आएंगी, यूनिक। तो दूसरा बंदा भी हाउसिंग स्कीम में आ नहीं पाएगा, क्योंकि स्कीम का नाम तो सेम ही एंटर होगा, जबकि बंदा दूसरा है। तो इस पर प्राइमरी की लगा नहीं पाओगे आप। और अगर आप सोचोगे इस पर लगाऊंगा प्राइमरी की, फिर नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि सेम बंदा दोबारा आ सकता है, लेकिन स्कीम का नाम क्या है उसका, हमारा अलग। अब बताओ इस पर रोकोगे कैसे। तो उसका एक आंसर है जिसका नाम है कंपोजिट की। कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट ये कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ
टू और मोर कॉलम्स का यूज करके किसी एक रो को आइडेंटिफाई किया जाएगा। प्राइमरी की से क्या हो रहा है, सिंगल कॉलम का यूज करके किसी एक रो को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कई बार मेरी रिक्वायरमेंट आती है कि सिंगल रो को पहचान एक कॉलम के बेस पर मत करो, दो या दो से ज्यादा कॉलम के बेस पर करो। अगर वो सारे कॉलम में डुप्लीकेसी पड़ी हुई है तो डुप्लीकेट रो मानो, अगर किसी एक में भी अलग आ जाए तो उसको अलग रो मानना, डुप्लीकेट रो मत मानना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंपोजिट की। तो मैं क्या करूंगा, स्कीम पर और आधार पर क्या लगा दूंगा, कंपोजिट की। अब किसी भी रो को डुप्लीकेट तब माना जाएगा जब दोनों कॉलम एक साथ सेम वैल्यू के साथ आएंगे। अगर दोनों कॉलम एक साथ अलग अलग वैल्यू रख रहे हैं तो वो अलाउड है। तो अब यहां पर देखो, हाउस वन वन सही है, हाउस टू टू सही है क्योंकि ये तो अलग है, फूड वन वन सही है क्योंकि ये सेम है लेकिन ये तो अलग है। लेकिन अब यहां पर आ गए हाउस और नाम कुछ भी दे दो और यहाँ वन वन वन, तो ये एरर है क्योंकि ये और ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पहले ही हमारा आ चुका है। तो कंपोजिट की तब यूज करते हैं जब दो या दो से ज्यादा कॉलम के बेस पर मुझे किसी रो को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इंडिविजुअली कंपोजिट की में जो जो कॉलम आएंगे डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं। इंडिविजुअली कंपोजिट की बनाने में जो जो कॉलम आएंगे डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं। कलेक्टिवली एक साथ डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होगी। एक साथ रखोगे अगर सेम वैल्यू तो एरर आएगी। कंपोजिट की कहानी क्या है समझ में आ गई। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, लिखोगे कैसे। तो हमने कहा टेबल क्रिएट कर समय बना देते हैं क्योंकि अभी इस नाम से कोई टेबल तो है नहीं हमारे पास। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम गवर्नमेंट ही कर देते हैं, कॉलम का नाम स्कीम वेरकर, कंपोजिट की एक आइडेंटिफायर के साथ दिया जाने वाला कॉन्स्ट्रेंट है। तो आप उसे एक नाम के साथ देंगे, मतलब कॉलम की डेफिनेशन साथ नहीं लगा सकते, लास्ट में लगाओगे। तो अपना नाम पहले जितने कॉलम है सारे बना लो, एप्लीकेंट वेरकेर, आधार इंटीजर, अभी इंटीजर ले लिया है ना। अब मैंने कहा बस अब सर कंपोजिट की लगा दो स्कीम और आधार पे। ये लिखेंगे कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्टेंट का नाम मान लो मैंने सी के दे दिया ऐसे ही अपने मन से कुछ भी। अब सर कंपोजिट की बनाने के लिए प्राइमरी की कीवर्ड का ही यूज होता है, अलग से कंपोजिट की नाम से कोई कीवर्ड नहीं है। तो लिखना आपको प्राइमरी की ही होगा, लेकिन ब्रैकेट में जिन जिन कॉलम को कंपोजिट की बनाना चाहते हो उनके नाम लिख दो, स्कीम कॉमा आधार। तो इस तरह से ये जो आपका बनकर तैयार हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट की। ठीक है, तो प्राइमरी की अगर आपका ब्रेन ये कह रहा है कि एक से ज्यादा कॉलम पे लग गई, तो आप उसको ये कह सकते हो कि अगर लग गई, अब उसको प्राइमरी की नहीं बोलते, अब उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट की कहते हैं। प्राइमरी की सिर्फ एक कॉलम पर अलाउड है, और किसी भी तरह से आपने दो पे तीन पे लगा दी तो उसको वो क्या कहेंगे, कंपोजिट की कहेंगे। और उसका सिंटैक्स ये वाला है, जो इंडिविजुअल कॉलम पर आप लिख रहे थे उस सिंटैक्स में एरर आ जाती है। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर प्राइमरी की को कलेक्टिवली जब मल्टीपल कॉलम पे लगाते हैं, कलेक्टिवली इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली जब लगाते हैं तो वो कंपोजिट की बन जाता है। अब फटाफट से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट
इनटू, टेबल का नाम गवर्नमेंट वैल्यूज, मान लो स्कीम का नाम है हाउसिंग, एप्लीकेंट का नाम है सोनू, आधार है 111। अब इसको दूसरी स्कीम का पता चल गया, मतलब इसके थ्रू दूसरे को पता चल गया, और उसका नाम भी सोनू है, लेकिन उसका आधार अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंसर्ट करा फिर से, इसको पता चला कि फूड स्कीम भी आई है सरकार की तरफ से, ये एंटर होना चाहता है, हो जाओ। इसने भी एंट्री कर ली, हो जाओ। अब एक बार पहले दिखा देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, देखो कंपोजिट की कॉलम जिन जिन से मिलकर बनता है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड है, लेकिन कंपोजिट की जिन जिन कॉलम्स मिलकर बनी है उनमें एक साथ डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, मतलब फूड और ये कॉम्बिनेशन दोबारा कभी नहीं आएगा, और अगर लाओगे तो पकड़े जाओगे। देखो, आपने कहा फूड और बन वन, ये ऑलरेडी आ चुका है, अब ये दोबारा नहीं आ सकता। डुप्लीकेट एंट्री, कॉम्बिनेशन पर डुप्लीकेट एंट्री आ गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिट की वाले कॉन्सेप्ट को अपना इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब एक से ज्यादा कॉलम पर, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जब एक से ज्यादा कॉलम पर किसी रो को आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है तो कंपोजिट की का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब किसी एक कॉलम के बेस पर आप रो को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो चाहो तो यूनिक की लगा लो और चाहो तो प्राइमरी की लगा लो। ठीक है, ये इसकी थ्योरी है। It is used to uniquely identify a record based on two or more columns. ठीक है, if we define multiple key on multiple columns collectively, it is considered as composite key. Individual columns participating in composite key may contain duplicate values but not collectively. सारी बातें जो मैंने समझाई हैं शब्दों में लिख दिया और कुछ नहीं है बस। जो मैंने अभी ऐड करा है, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, बट उसमें कांस्टेंट का नाम फिर आपकी पसंद की जगह जो माई सीक्वल देगा वो आपको लेना पड़ेगा, तो अपना नाम देना चाहते हो तो ये लिखना पड़ता है।
चलो, जिनका हो गया है वो जा सकते हैं। कल मिलेंगे। कल आगे वाले कांस्टेंट पूरे करेंगे।